चलिए तो बच्चा लोग, ये लास्ट पार्ट में हम लोग इस चैप्टर के आज स्टार्ट करेंगे। हॉर्मोन्स फ्रॉम जीआईटी। हॉर्मोन्स फ्रॉम जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है ना। इस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से कौन कौन सा हार्मोन निकलता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट है ये है ऑल आर पेप्टाइड हार्मोन। जिससे जो भी हार्मोन निकलता है सब कैसा है, पेप्टाइड हार्मोन्स। जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं सबके सब कैसे हैं, पेप्टाइड्स। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे होगा कि आपको जो टोटल हार्मोन पढ़ना है यहाँ पे चार, जो कि दो अलग अलग सोर्स से रिलीज होता है। टोटल 4 हार्मोन्स आपको पढ़ना है, जिन 4 में से एक होगा स्टमक से और बाकी 3 होगा इंटेस्टाइन से। स्टमक से जो हार्मोन निकलेगा उसका नाम होगा गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन थोड़ा सा डाइजेशन में भी पढ़े थे इस बारे में, देखेंगे इसमें। एक्ट्स ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रीन कहाँ एक्ट करता है, तो एक्ट्स ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड and stimulates the secretion of HCl and pepsinogen, and stimulates the secretion of HCl and पेप्सिनोजन। HCl और पेप्सिनोजन का सिक्रीशन ये स्टिमुलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे इंटेस्टाइन से कौन कौन सा हार्मोन निकलता है। एक हार्मोन गैस्ट्रिन से हम लोग देखें, दूसरा हार्मोन का बात करते हैं, ये होगा सेक्रेटिन। सेक्रेटिन ये कौन सा क्या करेगा भाई, तो देखेंगे stimulates pancreatic follicles, pancreatic follicles to release HCO3 माइनस, मतलब बाइकार्बोनेट आयन का बात कर रहे हैं, एंड वाटर इन पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में ये HCO3 माइनस और वाटर रिलीज करवाता है। तीसरा जो हार्मोन है उसका नाम है CCK-PZ, पूरा नाम कोले सिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन। कोलेसिस्टोकाइनिन और पैनक्रियोजाइमिन ये उसका पूरा नाम होगा CCK-PZ का। क्या करता है ये, तो ये करता है स्टिमुलेट्स गॉल ब्लैडर फॉर बाइल जूस सिक्रीशन। गॉल ब्लैडर फॉर बाइल सिक्रीशन, बाइल के सिक्रीशन के लिए गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। और आखिरी जो एंजाइम है वो है GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड ये पूरा नाम है GIP का। और इसका काम क्या है भाई, तो चेक्स स्टोमक सिक्रीशन एंड मोबिलिटी। चेक्स स्टोमक सिक्रीशन, स्टमक में क्या सिक्रीट होगा उसको रोकता है, एंड मोबिलिटी को भी रोकता है, ठीक है। ये रोकने वाला है, मेन रोकने वाला एंजाइम यही है, ठीक है ना। यहाँ पे एक ओवरऑल में नोट लिख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सा नोट है यहाँ पे। तो दोनों के लिए एक जरूरी सूचना नोट।
लिखेंगे सेवरल अदर नॉन इंडोक्राइन टिश्यू, या दोनों के लिए क्या ओवरऑल बोलो नॉर्मल, सेवरल अदर नॉन इंडोक्राइन टिश्यू, several other non-endocrine tissue secretes hormone called growth factors which are essential for normal growth of tissues, which are essential for normal growth of tissues, and their repairing and regeneration, and their repairing and रीजनरेशन, ठीक है ना, इन सब में इनका काम आता है। तो एक तो हम लोग जीआईटी का बात की। अगला बात हम लोग करेंगे किडनी का। किडनी से मेनली जो हार्मोन निकलता है उसका नाम होता है इरिथ्रोपोइटीन। क्या नाम होता है? इरिथ्रोपोइटीन। और कहाँ से रिलीज होता है किडनी में? तो जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, जस्टा ग्लोमेरुलर apparatus पढ़े थे, याद आ रहा है? बिल्कुल, वहीं पे जो सेल होता है उसको बोलते हैं जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। चलिए किडनी के बारे में बात करें तो देखेंगे जो हार्मोन निकलता है उसका नाम इरिथ्रोपोएटिन, ये हार्मोन है। कहाँ से निकलता है? फ्रॉम जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। और इसका काम क्या है भाई? तो इट प्रोमोट्स इरिथ्रोपोएसिस। इरिथ्रोपोएसिस मतलब ब्लड फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। यहीं पे एक और बात कर लें हार्ट का। हार्ट से भी एक इंजाइम आता है हार्मोन, उसका नाम है, तो लिखेंगे पहले आर्ट्रियल वॉल्स, मतलब आर्ट्रियम का वॉल ऑफ हार्ट सिक्रीट्स ऑफ हार्ट सिक्रीट्स ANF, एंटी नाट्रियूरेटिक फैक्टर। एंटी नाट्रियूरेटिक फैक्टर विच डिक्रीजेस ब्लड प्रेशर। करता है क्या भाई? तो वही लिख लेते हैं विच डिक्रीजेस ब्लड प्रेशर। क्या करता है ये? तो ब्लड प्रेशर घटाता है। कैसे घटाता है भाई ब्लड प्रेशर? तो बाय डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, बाय डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ये रहा मेन मेन मोटा मोटा सा बात इसके बारे में जो हम लोग अभी किए। अब अगला बात जो हम लोग करेंगे वो होगा गोनैड्स के बारे में। ठीक है, गोनैड्स। गोनैड्स मतलब आपका टेस्टिस और ओवरी। यहाँ पे हम लोग ज्यादा काम नहीं करेंगे, एक एक लाइन लिख के निकल लेंगे, क्योंकि हम लोगों को सब कुछ डिटेल में पढ़ना है। अगले सेशन में ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वहाँ फिर से पढ़ेंगे, तो एक ही काम को 15 बार करने से बढ़िया है कि अभी बस वो चीज जान लें जो यहाँ पे पढ़ना है, वहाँ नहीं पढ़ना। तो देखो, वैसे तो हम ओवरव्यू पूरा ही दे देते तुमको। एक होगा टेस्टिस, दूसरा होगा ओवरी। टेस्टिस से मेनली जो हार्मोन आता है उसको बोल रहे हैं। टेस्टिस में जो एक सेल होता है उसका नाम है लेडिग सेल। इसका एक और नाम है, लेडिग सेल को बोलते हैं एक और नाम से इंटरस्टिशियल सेल्स। ये सब जानते हो, 12th का बोर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। लेडिग सेल इज आल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल सेल, एनसीईआरटी में है वो। और जो ये हार्मोन रिलीज करता है उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। आपको पता है मेल का जितना भी कैरेक्टर है उसको यही फुलफिल करेगा। ओवरी से आपको मेनली 3 हार्मोन पढ़ना है, एक ईस्ट्रोजन,
ईस्ट्रोजन, दूसरा इज प्रोजेस्टेरोन एंड तीसरा इज रिलैक्सिन। एक एक लाइन पर ज्यादा टेंशन नहीं लेती। अच्छा याद रखिएगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या है, स्टेरॉइड्स है। अगर हम इन दोनों का सिर्फ बात करें तो ये दोनों स्टेरॉइड नेचर के थे, याद है ना, कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव ऐसे थे स्टेरॉइड्स। खैर चलिए आगे एस्ट्रोजन के बारे में बात करें तो सीधा बोलोगे हेल्प्स इन थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, हेल्प्स इन थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। अगर ये समझ में आ रहा है, यूट्रस के अंदर वाले वॉल को थिक करता है, वहां ब्लड का लाइनिंग बनता था ताकि इम्प्लांटेशन हो सके, वही वाला एंडोमेट्रियम। अभी समझ गया तो ठीक है, नहीं समझे तो बस मुश्किल से 1 महीने के बाद ये वापस पढ़ना ही, डिटेल में वहां पढ़ेंगे कैसे क्या होता है, तो वही जानेंगे। प्रोजेस्टेरोन को रिलीज कौन करता है, तो ओवरी के अंदर एक चीज होता है, उसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बस यूं ही नहीं बोल दिया, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। और ये प्रेगनेंसी मेंटेन करता है, मेंटेन्स प्रेगनेंसी। मतलब अगर ये हार्मोन हटा दिया जाए किसी प्रेग्नेंट फीमेल से तो प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो जाएगा। रिलैक्सिन ये तो एनसीईआरटी में नहीं है, बट इसके बारे में एक लाइन, स्टिमुलेट्स प्यूबिक सिम्फाइसिस, SYMPHYSIS, pubic symphysis, and helps in चाइल्ड बर्थ। लोकोमोशन मूवमेंट वाले चैप्टर में आप प्यूबिक सिम्फिसिस पढ़े थे, इलियम इस्चियम प्यूबिस जहाँ था उसके बगल में प्यूबिक सिम्फिसिस था, और उसको सॉफ्ट कर देता है फीमेल में ये चाइल्ड बर्थ के वक्त, ताकि बच्चा जो है वो वेजाइना के बाहर आ सके नॉर्मल डिलीवरी। अगला जो हम लोग अभी पढ़ेंगे वो भी एक एक्स्ट्रा टॉपिक ही होगा बस, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हार्मोन का नाम लिखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा भले ही दिख रहा हो बट इससे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। ये है ह्यूमन प्लेसेंटा, ये पूरा टॉपिक ही एनसीईआरटी में नहीं है। ह्यूमन प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से भी कुछ हार्मोन रिलीज होता है। पहला हार्मोन HCG बताए थे, है ना, इसका पूरा नाम लिख देता हूँ, ह्यूमन RIONIC, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। ये हार्मोन अगर फीमेल के यूरिन से मिल गया मतलब कि वो प्रेग्नेंट है, इतना इंपॉर्टेंट हार्मोन। दूसरा प्रोजेस्टेरोन, देखो प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज करता है प्लेसेंटा, लेकिन प्रोजेस्टेरोन तो ओवरी से भी आता है, तो ये गारंटी नहीं है कि अगर प्रोजेस्टेरोन मिल गया यूरिन में मतलब फीमेल प्रेग्नेंट है, क्योंकि वो तो ओवरी से भी आ रहा हो सकता है, ओवरी से आ रहा हो। एंड तीसरा इज HPL, प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन पढ़ चुके इसलिए नहीं लिखेंगे। तीसरा HPL, पूरा नाम का जरूरत नहीं है, सीधा क्या सिर्फ HPL ही याद रखो, ये यू तो एनसीईआरटी में ही नहीं है, तो बस HPL याद है कि हाँ प्लेसेंटा से कुछ निकलता था जिसका नाम HPL था, तो बस तुम्हारा काम हो गया। चलिए अब हम लोग एक और अगला टॉपिक पे जाएंगे। ये टॉपिक है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से जो भी पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, एक्सोक्राइन पार्ट से पैनक्रियाज के, वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। अगर हम पैनक्रियाज के बारे में बात करें तो सबसे पहला बात जो है इंपॉर्टेंट होगा कि वो है एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड, मतलब इसके पास एक्सोक्राइन पार्ट भी है और इंडोक्राइन पार्ट भी है। अगर आपको पता था तो ठीक है, तो लिख लीजिएगा अपने लैंग्वेज में, ठीक है। उस पैनक्रियाज में जो इंडोक्राइन पार्ट है उसका नाम है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लिख लो, इंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज, पैनक्रियाज का इंडोक्राइन पार्ट। अगला पॉइंट हैज ओनली, देखो पूरे पैनक्रियाज का सिर्फ
1 to 2% सेक्रेटरी सेल्स ही होता है, सेक्रेटरी सेल्स इन इट, समझे, सिर्फ 1 to 2% सेक्रेटरी सेल्स ही है इसमें। अगला पॉइंट, इसमें मेनली दो तरह का सेल होता है, ऐसे लिखते हैं, हैज मेनली 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। एक टाइप होता है अल्फा सेल एंड दूसरा टाइप होता है बीटा सेल। दो ही तरह का है ही, एक को बोले अल्फा सेल, दूसरे को बोले बीटा सेल। अल्फा सेल के बारे में क्या सिक्रीट करता है, सिक्रीट्स ग्लूकागॉन। क्या सिक्रीट करता है, तो ग्लूकागॉन सिक्रीट करता है। अल्फा सेल क्या सिक्रीट कर रहा है, तो ग्लूकागॉन। हाँ, ग्लूकागॉन का काम क्या है, तो लिखेंगे प्रमोट्स ग्लूकोनियोलाइसिस, सॉरी ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस ग्लाइकोजन को तोड़ता है। अब जाहिर सा बात है, अगर ग्लाइकोजन को तोड़ेगा तो क्या होगा, इंक्रीजेज ब्लड शुगर लेवल। जाहिर सा बात है, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा तो ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज बनेगा तो ब्लड का शुगर लेवल बढ़ेगा। अच्छा, ये ग्लाइकोजन जो है एक्ट कहाँ करता है, तो एक अंडरलाइन करके ऐसे लिख ही लेते हैं। अगला पॉइंट, एक्ट ऑन लीवर सेल्स, एक्ट ऑन लीवर सेल्स। लीवर सेल्स का एक नाम बोले थे हेपेटोसाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ऑल्सो स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ, एक सेकेंड ऐसे ही हाँ लिख ही लेते चलो, ऑल्सो stimulates the process of gluconeogenesis, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब अभी देखो ग्लाइकोजन को तोड़ भी रहा था ये जो ग्लूकागॉन है, और ग्लूकोज को बना भी रहा है, तो इससे भी क्या होगा, ऑल्सो इंक्रीजेज ब्लड शुगर लेवल। ऐसा बात है, ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बना है तो ब्लड का शुगर लेवल बढ़ा है। अच्छा, नया रॉ मटेरियल से भी ग्लूकोज बना रहे हैं, मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ के भी ग्लूकोज और नया रॉ मटेरियल से भी ग्लूकोज, मतलब ओवरऑल आप ग्लूकोज को सीधा सिर्फ बढ़ा ही रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हैं। अगला पॉइंट, सो कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन। जानते हो हम लोग जब नॉर्मली अपने लैंग्वेज में बोलते हैं कि शुगर बढ़ गया, एक्चुअली बायोलॉजिकली में इसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिक हो चुके हैं आप, है ना। हम लोग सीधा बोलते हैं अच्छा ब्लड टेस्ट कराए थे शुगर बढ़ा हुआ है, या ब्लड टेस्ट कराए थे शुगर लो है, ऐसा नहीं होता। ब्लड टेस्ट कराए थे शुगर बढ़ा है तो आप उसको डॉक्टर लिखता है हाइपरग्लाइसेमिक, शुगर घटा तो बोलेंगे हाइपोग्लाइसेमिक। ओके, एक और पॉइंट, आखिरी पॉइंट इस टॉपिक के लिए, वो है रिड्यूसेस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, रिड्यूसेस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। ठीक है, ये बात हुआ, हमने किसके बारे में बात किया, अल्फा सेल के बारे में। अब हम लोग बीटा सेल के बारे में बात कर लेते हैं। ये वापस एक हार्मोन रिलीज करता है, देखेंगे, सिक्रीट्स इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, तो इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है भाई, तो लिखेंगे मेनली एक्ट्स ऑन हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स, हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स which results in rapid movement of glucose, which results in rapid movement of glucose
rapid movement of glucose from blood to hepatocytes and adipocytes. From blood to hepatocytes and एडिपोसाइट्स, हेपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स में रैपिड मूवमेंट कराता है, रिजल्टिंग इन decreased blood glucose level, decreased blood glucose level, और इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सो कॉल्ड हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, इसलिए इसको क्या बोलेंगे कि ये हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। नेक्स्ट पॉइंट, converts excess of glucose into glycogen, ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, ठीक है, एक्सेस जो भी ग्लूकोज बनता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराता है। मेनली हेपेटोसाइट मतलब लीवर के सेल पे, एडिपोसाइट्स मतलब एडिपोज टिश्यू के सेल पे एक्ट करेगा, और उससे होता है क्या कि जो भी ब्लड में शुगर था वो फटाफट रैपिडली मूव करने लगता है हेपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स में, और वहां स्टोर हो जाता है, और उस स्टोरेज की वजह से क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल घट जाता है, और ब्लड में ग्लूकोज लेवल घटने की वजह से इसको हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन भी बोलते हैं। इसके अलावा ये एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में भी कन्वर्ट कराता है। और भी पॉइंट होगा इसमें, देखेंगे अगला पॉइंट, ऑल्सो इंक्रीज ग्लूकोज सप्लाई टू सेल्स, ऑल्सो इंक्रीज ग्लूकोज सप्लाई टू सेल्स, सेल्स में ग्लूकोज का सप्लाई बढ़ाता है। अच्छा, अगला पॉइंट, ड्यू टू इट्स लो सिक्रीशन, अगर ये कम सिक्रीट हुआ तो एक बीमारी होगा, उसका नाम है डायबिटीज मेलिटस, और आप इसको अच्छे से जानते हो डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है ना, क्या होगा भाई, यूरिन से ग्लूकोज एक्सक्रीट आउट होगा। नेक्स्ट, और इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, इस पूरे चैप्टर का आखिरी टॉपिक। कुछ लिखते हैं फिर लास्ट में डायग्राम के थ्रू पूरा समझ लेंगे। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, पूरा का पूरा हार्मोन हमारे बॉडी में काम कैसे करता है उसके लिए, तो ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको पूरा को अलग कलर से लिखेंगे। पहला पॉइंट, हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यूज, हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यूज by binding to a specific proteins called hormone receptors, by binding to a specific protein called hormone receptors, ठीक है, in the target tissues only, in the target tissues only, सिर्फ और सिर्फ टारगेट टिश्यूज में ये रिलीज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट भाई, बाइंडिंग ऑफ हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर, binding of hormone to its receptor
Binding of hormone to its receptor leads to the formation of hormone receptor complex, leads to the formation of hormone receptor complex, which leads to biochemical change in target tissue. Hormone receptor complex, which leads to biochemical change. Oh. So, which leads to the formation of hormone receptor complex, hormone receptor uh, complex, which leads to biochemical change in target tissue, which leads to biochemical change in target tissue, biochemical change in target tissue. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि each receptor is specific to one hormone only. Each receptor is specific to one hormone only. हर एक रिसेप्टर सिर्फ और सिर्फ एक हार्मोन से ही अटैच हो सकता है. देखो अब रिसेप्टर के बारे में थोड़ा सा. रिसेप्टर्स दो तरह के होते हैं. एक होता है जो मेम्ब्रेन पे ही लगा होता है, उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर. और दूसरे तरह का रिसेप्टर, ये रिसेप्टर हम लोग हार्मोन के रिसेप्टर का बात कर रहे हैं. और दूसरे तरह का जो रिसेप्टर होता है वो न्यूक्लियस में होता है, उसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, या इसका एक और नाम भी है न्यूक्लियर रिसेप्टर्स. क्या बोलते हैं इनको? न्यूक्लियर रिसेप्टर्स. तो रिसेप्टर दो तरह का, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर. मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर वैसा रिसेप्टर होगा जो सिर्फ और सिर्फ मेम्ब्रेन पे होता है. इंट्रासेलुलर रिसेप्टर न्यूक्लियस में होता है, इसलिए इंट्रासेलुलर रिसेप्टर का एक और नाम न्यूक्लियर रिसेप्टर्स है. चलिए, अब हार्मोन जो एक्शन लेता है वो दो तरह से लेता है. एक होता है तुम्हारा प्रोटीन हार्मोन्स. देखो, हार्मोन एक्शन दो तरीके से होता है. प्रोटीन के लिए अलग, स्टेरॉइड्स के लिए अलग. पहला प्रोटीन हार्मोन का बात करें और फिर बात करेंगे स्टेरॉइड्स के बारे में. प्रोटीन हार्मोन के बारे में जान जाइए कि ये जो हार्मोन्स होते हैं ये सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते. तो लिखेंगे कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल, कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल्स. टारगेट सेल्स जो भी होता है उसके मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते हैं. और इसीलिए इनको जरूरत होता है सेकेंडरी मैसेंजर का. खुद जाते हैं सेल मेम्ब्रेन तक, वहां मैसेज पहुंचाते हैं. और सेल मेम्ब्रेन से सेल के अंदर तक मैसेज ये पहुंचाने खुद नहीं जा पाते, इसीलिए सेल मेम्ब्रेन पे जाने के बाद अपना एक दूसरा रिसेप्टर सेकेंडरी मैसेंजर तैयार करते हैं. लिखेंगे नीड सरफेस रिसेप्टर, नीड्स surface receptor, needs surface receptor, needs surface receptor, and then generation of secondary, and then generation of secondary messengers. secondary messengers. सेकेंडरी मैसेंजर कौन होता है भाई? तो ये मेनली दो तरह, तीन होता है जो आपको पढ़ना. एक है साइक्लिक एएमपी, पहले का नाम.
अभी तुरंत ज्यादा समझ में आएगा, एक डायग्राम देखेंगे तो। दूसरा Ca++ और तीसरा इज IP3, ठीक है, यही तीन याद रखिएगा। याद रखिएगा थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन क्रॉसेस डायरेक्टली टू टारगेट सेल, मतलब थायरॉक्सिन एक ऐसा प्रोटीन हार्मोन है, थायरॉक्सिन इज ओनली प्रोटीन हार्मोन which can cross cell membrane, ठीक है। अब स्टेरॉइड्स के बारे में बात कर लेते हैं, स्टेरॉइड्स के बारे में। पहला पॉइंट, डायरेक्टली क्रॉसेस सेल मेम्ब्रेन, डायरेक्टली क्रॉसेस सेल मेम्ब्रेन। इसका कारण ये है कि स्टेरॉइड्स लिपिड से बने होते हैं और लिपिड का ही सेल वॉल भी बना होता है, तो दोनों का नेचर सेम होने की वजह से ये आराम से क्रॉस कर पाते हैं। नेक्स्ट, नो नीड ऑफ सरफेस रिसेप्टर, नो नीड ऑफ सरफेस रिसेप्टर, इनको किसी भी तरीके से सरफेस रिसेप्टर का जरूरत नहीं। अगला पॉइंट, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड इनसाइड सेल, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड इनसाइड सेल, सेल के अंदर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। और ये जो है एक्ट्स ऑन न्यूक्लियस, ऐसे लिखते हैं एक्ट्स ऑन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो इनको जो भी काम कराना होता है वो सीधा न्यूक्लियस में या उसके जीन पे अपना चेंज डाल के अपना काम करा लेते हैं डायरेक्टली। तो लिखते हैं मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन, मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन, और क्रोमोसोम फंक्शन by interaction of hormone receptor complex, by interaction of hormone receptor complex, interaction of hormone receptor complex with genome, with genome, ठीक है। तो ये नॉर्मली अपना काम जो है वो जीनोम में चेंज करा के करा लेते हैं, इसलिए इनको जरूरत नहीं होता कि ये सेल मेम्ब्रेन पे जाएं और अपना काम कराएं। अब ये चैप्टर खत्म हो गया, सिर्फ दो डायग्राम देखने के बाद हम लोग इस चैप्टर को एंड कर देंगे। देखो यही दो डायग्राम का भी हम लोग बात कर रहे थे। एक आपको बात करना है इन सब के बारे में, देख लो आपको कौन सा पेप्टाइड हार्मोन है, ये हम लोग स्टार्टिंग में ही बात किए थे, है ना। वो पेप्टाइड कौन है, स्टेरॉइड कौन है, आइडोथ्रायोनिन T3 और T4 के बारे में बात किए थे, और अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, ये सब एग्जांपल आपको याद रखना है। अभी देखो ये एक प्रोटीन हार्मोन है, कैसा हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन। देखो प्रोटीन हार्मोन यहाँ आया है ना, प्रोटीन हार्मोन यहाँ आया है, और प्रोटीन हार्मोन आने के बाद देखो ये रिसेप्टर, ये सेल मेम्ब्रेन था, सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर पे जनरेट हुआ, सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर पे अटैच होने के बाद वो एक अपना रिस्पॉन्स क्रिएट किया। देखो खुद अंदर नहीं जा सकता, लेकिन जो मैसेज लेकर आया है उसको पहुंचाएगा ना सेल के अंदर तक। तो मैसेज पहुंचाने के लिए क्या होता है, जैसे मान लो हम आए लेकिन हम इस कॉलोनी के अंदर नहीं घुस सकते थे, तो हम कॉलोनी के गेट पे वॉचमैन को बोले कि भाई एक काम करो, जाके बता दो मेरे घर में कि हम यहाँ आ गए। वॉचमैन क्या किया, खुद नहीं गया, ये जो पहला रिस्पॉन्स था वो वॉचमैन था, वो क्या किया कि एक सेकेंडरी मैसेंजर क्रिएट किया, मतलब वो किसी और को बुलाया, मान लो हो सकता है मेरे भाई को बुलाया हो, सेकेंडरी मैसेंजर को बुलाया, और सेकेंडरी मैसेंजर जो था वो जाके अपना वो रिस्पॉन्स पूरा किया और उससे फिजियोलॉजिकल चेंज हुआ। मतलब प्रोटीन हार्मोन क्या करता है, जाकर सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर पे अटैच होता है, उससे उसका एक पहला रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, वो रिस्पॉन्स बाद में सेकेंडरी मैसेंजर में कन्वर्ट करता है। जो सेकेंडरी मैसेंजर ऐसे तो बहुत होता है, बट आपको तीन ही जानना है, साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम और IP3, आप दो भी याद रखोगे तो चलेगा, IP3 को छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो फिर वो जो सेकेंडरी मैसेंजर बना, वो सेकेंडरी मैसेंजर जाकर जो भी बायोकेमिकल चेंज करना है वो चेंज कराएगा और उससे आपका काम होगा।
देखो ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन क्या करता है बिना किसी टेंशन के लाग लपेट के, देखो एक स्टेरॉइड हार्मोन था एस्ट्रोजन, सीधा यूटेराइन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, सीधा अंदर आया, अंदर आने के बाद देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जाके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाया और सीधा जीनोम में चेंज किया, जीनोम में चेंज हुआ तो उससे एमआरएनए बनने में चेंज आया, उससे प्रोटीन चेंज आया और फिर फाइनली जो भी उसको असर दिखाना था वो दिखा लिया। ये बात अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ये आप सीखेंगे पूरे क्लास 12 में डिटेल में कि प्रोटीन, जीनोम, एमआरएनए क्या होता है सब कुछ। अभी सिर्फ दो बात, प्रोटीन रहेगा तो रिसेप्टर पे जुड़ेगा, रिसेप्टर से प्राइमरी रिस्पांस बनेगा, प्राइमरी रिस्पांस सेकेंडरी रिस्पांस में बदलेगा और फिर जो करवाना था उसको करवा लेगा। अगर स्टेरॉइड हार्मोन होगा सीधा सीधा जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, वहां पे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा और जो चेंज कराना है वो करा लेगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन एंड दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगले दिन नए चैप्टर के साथ मिलेंगे।